हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो हम लोग की जो सीरीज़ थी दोस्तों 2012 सेट 1 की, ठीक है, हिस्ट्री का जो पीवाईक्यू चल रहा था, तो 2012 सेट 1 का ये पार्ट 3 रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। अभिकथन ए और कारण का ये क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। ए, डॉक्टर लोनी एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन विरुद्ध राजस्व आंदोलन गठित किया था। और आर दिया गया है, यह भारत की जनता के सभी वर्गों को धार्मिक रूप से चिंतन एकर राजनीतिक नारे कर आधार एवं संगठित करना चाहती थी। तो ये दोस्तों भैया सही है दोनों के दोनों, और ये एक ही आर की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि देखिए इसमें एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजस्व आंदोलन संगठित करने की बात की है, इसमें भी राजनीतिक आधार संगठित की बात की गई है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से। एनी बेसेंट भारत जनता के सभी वर्गों धार्मिक चिंतन के रूप में एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन स्वराज शासन आंदोलन संगठित किया था। ओके दोस्तों, एनी बेसेंट का कार्य ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। जल्दी जल्दी आज क्वेश्चन करेंगे। 32 नंबर, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष दी थी? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1778, ऑप्शन डी 1781। तो इसका राइट आंसर है 1765। 1765 युद्ध में मिली थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सेना को से बंगाल, बिहार की उड़ीसा की दीवानी वर्ष 1675 में स्वीकार की गई। 1664 में बक्सर युद्ध के विजय के बाद, ठीक है, 1664 के बक्सर युद्ध के विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासक के मध्य 1675 में जो इलाहाबाद की संधि की थी, उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश लोगों को प्राप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। बेसन्स की संधि 1802 किस किस के बीच हुई थी? जो बेसिन की संधि थी वो किस किस के बीच हुई थी? इंग्लिश और पेशवा के बीच, इंग्लिश और टीपू सुल्तान के बीच, इंग्लिश और माधवराव के बीच, इंग्लिश और गायकवाड़ के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लिश और बाजीराव के बीच। ठीक है, बेसिन संधि 1802 इंग्लिश और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। यह संधि अनेक संधियों की अपेक्षा अंग्रेजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी तथा मराठों के लिए यह अपमानजनक संधि थी। देवगढ़ की संधि 1803 ईस्वी में कंपनी और राज भोसले से हुई थी। देवगढ़ की जो संधि हुई थी दोस्तों, वो कंपनी और राज भोसले की संधि के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया राजस्व शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो ए ऑप्शन दिया गया, ब्रिटिश वस्तुओं पर बहिष्कार, भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, और लास्ट ऑप्शन है प्रशासन ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। व्याख्या देखते हैं। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है, ये जो स्वराज आंदोलन एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया होम रूल आंदोलन का लक्ष्य भारत के लिए स्वराज शासन प्राप्त करना था। ज्ञात है कि होम रूल आंदोलन का प्रारंभ अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह प्रारंभ होम रूल आंदोलन की शुरुआत मार्च 1916 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक का मार्च 1916 और एनी बेसेंट का था अप्रैल 1916। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए कारखानों को निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक क्रम है? इसका ऐतिहासिक क्रम है सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, बालासोर। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा दोस्तों मछलीपट्टनम। ठीक है, मछलीपट्टनम, फिर उसके बाद आएगा सूरत, फिर उसके बाद आएगा हुगली, फिर उसके बाद आएगा बालासोर। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर बालासोर रहेगा, चौथे नंबर पर रहेगा हुगली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, देखिए 2-1-4-3 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कारखानों का ये देखिए संदिग्ध। मछलीपट्टनम 1611, सूरत 1613, बालासोर 1633, हुगली 1886। ये इसका टाइम पीरियड है, आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट डाउन करके याद करना है। ओके दोस्तों,
इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विदित है कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये भारतीय नहीं थी, ये सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय थी, ये पहली अंग्रेजी महिला थी। ठीक है, पहली कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कौन? सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, चार्ल्स वुड, एम.एन. रॉय ने। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने यह पुस्तक द्वारा बताया कि भारतीय गरीबी, भूखमरी का मूल कारण ब्रिटिश रेगुलेशन था। मतलब दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में बताया है कि भारत की गरीबी और भूखमरी का कारण ये जो ब्रिटिश का रेगुलेशन एक्ट था, इनके जो नियम थे वो थे। ठीक है, विदित है कि द वर्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी की है। किसकी? द वर्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी की ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 किस दिन के लिए ज्ञात है? तो ये ऑप्शन में दिया गया, सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उपनिवेशिक राज्य के लिए किस प्रस्ताव भारत महात्मा गांधी प्रारंभ किया द्वारा असहयोग आंदोलन। ये तो बहुत दूर है, असहयोग आंदोलन उससे पहले हो गया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ में किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यही हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं तुरंत। भारतीय इतिहास के अध्यक्ष में 8 अगस्त 1942 को इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा कि आज़ादी से हम कुछ भी नहीं, ठीक है, तथा करो या मरो का नारा भी दिया था। आज़ादी से कुछ भी नहीं तथा करो या मरो का नारा दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। इन वायसरायों का सही क्रम लगाना है। वायसरायों का सही क्रम लगाना है। नॉर्थब्रुक, मिंटो, लॉर्ड लिथिंगो, मेयो। तो सबसे पहले आ जाएंगे दोस्तों मेयो। ठीक है, सबसे पहले मेयो आ जाएंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे नॉर्थब्रुक, फिर उसके बाद आ जाएंगे मिंटो, फिर उसके बाद लॉन्ग लिथुंगो, सबसे लास्ट में लॉन्ग लिथुंगो रहेंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसकी टाइम पीरियड देख लेते हैं। वायसराय ने उनका कार्यक्रम निम्नवत है। अल्फ और मेयो 1800, मेयो का है 1869 से 72। अल्फ ऑफ नॉर्थब्रुक का है 1872 से 76। अल्फ ऑफ मिंटो द्वितीय का है 1905 से 1910। मिंटो का कब से है? मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। और ये ऑफ लिंग लिथिगो का है 1934 से 1936। तो ये चलिए दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालक्रम से व्यवस्थित करना है। ठीक है, कालक्रम से व्यवस्थित करना है। सेंट टॉम का युद्ध, पिंडारी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, चतुर्दशी का युद्ध। तो सबसे पहले आ जाएगा सेंट टॉम का युद्ध, फिर उसके बाद चतुर्दशी का युद्ध, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध, फिर उसके बाद पिंडारी का युद्ध। चलिए इसका टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। कहाँ गया? 48 मिल ही नहीं रहा है। कहाँ गया? चलिए अब इसको हम लोग नेक्स्ट ही वीडियो पर उसका देखेंगे।
पता नहीं कहाँ चला गया है। ठीक है दोस्तों, अब उसको हम लोग नेक्स्ट ही वीडियो में देखेंगे। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। गया कहाँ वो, कहाँ पे पहुँच गए हम? हमें लग रहा है हम दूसरे पेज पर आ गए हैं दोस्तों। चलिए उसको अब दूसरे उसमें देखेंगे, पार्ट में। तो ये हमारा पार्ट 3 था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज हमारे 10 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल कमेंट में पिन किया गया है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट नए क्वेश्चन के साथ। ओके।